अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ डेन में आप लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है ज़रिश। ज़रिश की अपनी एक बीती है जो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी। ये स्टोरी इनके साथ, ये वाक़या इनके साथ मेरे ख़्याल से 1 साल हो चुका है इस वाक़े को गुज़रे हुए। हमने कुछ इनसे डिस्कशन हुई, इनसे स्टोरी इनकी सुनी और उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि आप लोग भी इस स्टोरी को सुनें, और अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या आए तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो जिन चीज़ों में ये जाके फंस गई थी। तो आएँ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रिश। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रिश, हमने तो थोड़ी सुनी है आपकी स्टोरी मोटी मोटी, लेकिन जी। अब आप तफसीली हमें सुनाएं, हमें और हमारी ऑडियंस को, कि जिनको कुछ सबक लेना है जो मामलात आपके साथ गुज़रे उसमें, तो वो उन आपके साथ जो गुज़री है उससे कुछ सबक भी लें, और इन मामलात में किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए वो ख़्याल भी रख पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाली जो स्टोरी है हमारी ऑडियंस भी सुने। तो स्टार्ट करें अपनी आप ही। जी, ये पिछले साल की बात है। अच्छा। तो अब हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि मेरे जो बड़े मामू हैं ना, ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं वही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा हैं, अच्छा। लेकिन एक होता है ना कि एक बंदे को समझदार समझते हैं फैमिली में, तो वो लेते हैं डिसीजन। तो किस चीज़ के हमारे डिसीजन? कोई भी बड़ा डिसीजन होता है घर का, जैसे अच्छा। रिश्तों की बात हो अच्छा अच्छा। या कोई आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बात हो, तो बड़े मामू से पहले डिस्कस करते हैं। तो वो समझदार हैं, हम लोग समझते हैं, बाबा सब लोग समझते हैं कि वो समझदार हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें चीज़ों का, तो इस वजह से। ठीक। और फिर बड़े मामू से प्यार भी है हम सबका, अम्मा का, सबका। तो मेरे बड़े मामू किसी काम के सिलसिले में, अपने बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, यहाँ नहीं थे कराची में। अच्छा। तो हम 4 बहनें हैं। मेरी एक बहन जो है वो शादीशुदा है। उसके बाद फिर मेरा रिश्ता आया, मेरे बड़े मामू नहीं थे, तो अम्मी ने और बाबा ने कॉल की, बड़े मामू को बताया कि ज़रिश का रिश्ता आया है। तो बड़े मामू ने कहा आप लोग देखें, बातचीत करें, बाकी फिर मैं आ जाऊँगा तो फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको रिश्ता पसंद आता है तो फिर आप लोग हाँ कर दें। ठीक। शादी तो मामू के आने के बाद ही होनी थी। तो रिश्ता देखा, वो लोग आए हमारे घर पे, हम लोग उनके घर पे गए। तो लड़का जो था वो वेल सेटल था, फैमिली को खुद संभालता था, अच्छे लोग थे, खाते पीते लोग थे। तो अब्बू को पसंद आ गया, अम्मी को भी वो लोग पसंद आए, इन लोगों ने हाँ कर दी। और शक्ल सूरत में भी अच्छा था लड़का, तो मैंने भी हाँ कर दी। मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि इंसान ना कर सके कि नहीं ये रिश्ता अच्छा नहीं है। सही। तो हाँ कर दी रिश्ते के लिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि मेरे मामू जान आ जाएंगे तो उसके बाद ही जो है वो शादी वगैरह होगी। उसके बाद जब मामू आए तो मामू को मिलवाने के लिए लेके गए, उनकी दावत की, उन्हें घर बुलाया, फिर मामू को उनके घर ही लेकर गए। मामू को वो रिश्ता मुनासिब नहीं लगा, मतलब कोई माकूल वजह नहीं थी। जैसे होता है ना, एक पॉइंट होता है कि कोई गलत चीज़ है लड़के में, वो नशा करता है या वो काम नहीं करता या फैमिली अच्छी नहीं है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो चिक चिक वाली होती हैं, चिक चिक बहुत करती हैं। इस तरह का कुछ नहीं था। वो होता है ना कि एक दिल को आपकी चीज़ नहीं सूटेबल लग रही होती, वो कहीं से दिल से आवाज़ आ रही होती है, अल्लाह ताला डालते हैं कि जी ये काम इसमें बेहतरी नहीं है। तो इस तरह का कुछ था। तो मामू ने कहा कि रिश्ता भी मुनासिब है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मेरे बाबा ने कहा क्योंकि कोई माकूल वजह नहीं है, इस वजह से अगर हम इनकार करते हैं अब, क्योंकि हम पहले हाँ कर चुके हैं, अगर अब इनकार करते हैं तो फिर वो कहेंगे कि जी हमारी भी इन लोगों ने बेइज्जती की, और फिर ये अच्छी मामू बात को भी क्यों नहीं नहीं है। समझ में आया? मामू को समझ में बस वो होता है ना, एक 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 जो घर का बड़ा होता है, जो डिसीजंस लेता है, उसको समझ होती है, अल्लाह ताला उनके दिल में डाल देते हैं बड़े बुज़ुर्गों के,
कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है। इल्हाम तो खैर किसी को भी नहीं आते, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अल्लाह मियाँ जिनका साथ देते हैं उनके दिल में आ जाती है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है और ये नहीं है। इसीलिए जब बेसिक ज़्यादातर हो रहा होता है, छोटे लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, बच्चे या लड़के लड़कियां, तो वो बाद में जाकर नहीं बेहतर हो रहे होते। जब आपकी फैमिली के बड़े बुजुर्ग डिसीजंस लेते हैं किस चीज़ के, तो वो आगे जाकर भी बेहतरी होती है हाँ, उसमें। कुछ लोगों को होती है कि उनको नेगेटिव वाइब्स हाँ आना शुरू हो जाती हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो उनको जी पता चल बिल्कुल। जाता है यार ये कि थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आ जी रही हैं इस बिल्कुल। बंदे से, या ये बंदा थोड़ा सा बेहतर है, इससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। इसी तरह बहुत हाँ सारे मामलात इसी में। तरह का था। तो लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि कोई माकूल वजह ना होने की वजह से हम बच्ची का रिश्ता कर देते हैं। खैर वहाँ पर रिश्ता हो गया और फिर शादी की डेट रखी गई, वो मेहंदी माइयों वाली वो सारी चीज़ें होने लग गई। जब 3 दिन रह गए शादी में, तो बाबा ने अपने दोस्तों में भी कार्ड तकसीम करना शुरू किए। और मेरे बाबा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्हें इनवाइट करने गए। वो उसी एरिया के थे जहाँ मेरा रिश्ता हुआ था। सही। जब बाबा के दोस्त को बाबा ने कार्ड दिया, तो उन्होंने लड़के का नाम देखा। तो नाम देखने के बाद उन्होंने पूछा कि ये लड़का कहाँ रहता है। तो बाबा ने बताया कि आप ही की 2 गलियाँ छोड़ के फ़ला फ़ला घर में रहता है। तो उन्होंने बाबा से कहा कि आपने रिश्ता करते वक्त मालूमात नहीं करवाई थी। तो बाबा ने कहा थोड़ी बहुत करवाई थी, लेकिन अच्छी फैमिली है। तो उन्होंने बाबा से कहा ये तो पहले से शादीशुदा है। तो बाबा एकदम शॉक्ड हो गए कि हमें तो इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है, हमें तो नहीं पता। अच्छा। तो एकदम शॉक हो गए। तो उनसे कहा कि तुम्हें यकीन है वाकई ये बात हकीकत है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भाई, मुझे यकीन है इस बात का, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ इस बंदे को। ये पहले शादीशुदा था और इनके घर में बड़े लड़ाई झगड़े होते थे, बीवी के साथ बदतमीज़ी करता था, मारपीट करता था, गालम गलौज करता था। तो इस वजह से फिर उस लड़की की जो फैमिली थी, उन लोगों ने फिर बच्ची की अपनी की खुला ले ली। अच्छा। तो इस तरह का लड़का है, तो आप देख लें और सोच समझ कर बच्ची का रिश्ता कीजिएगा। तो बाबा बड़े ही हैरान थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सारी रस्में भी हो गई थी, जहेज़ चला गया था। तो बाबा घर पे आए, अम्मी को बुलाया, मामू को बुलाया। तो फिर फैमिली में बैठकर ये चीज़ डिस्कस की, सबको बताया कि मेरे दोस्त ने मुझसे ये बात की है। जब मामू को ये बात पता चली, तो मामू ने कहा कि मुझे तो पहले ही ये रिश्ता जो था मुनासिब नहीं लग रहा था, तो लिहाजा बच्ची को कुएं में डालने से अच्छा है कि हम लोग रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। तो फिर बड़ों में बातचीत हुई, उसके बाद फिर लड़के वालों को कॉल की, उन्हें घर पे बुलाया, बातचीत हुई, उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। पहले तो बाबा ने कहा कि आप लोगों ने हमसे झूठ बोला है, आप लोगों ने हमें कहा कि हमारा लड़का कुंवारा है, जबकि आपका बेटा जो है पहले से शादीशुदा था। अच्छा, वो पहले एक शादीशुदा था और इसके अलावा भी उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका था। अच्छा। क्योंकि ऐसे ही उन्होंने एक मतलब रिश्ता किया होगा, तो जब फैमिली को पता चला होगा तो उन्होंने भी ख़त्म कर दिया। तो उनका एक दफ़ा रिश्ता भी ख़त्म हो चुका था और एक बीवी को भी वो डिवोर्स दे चुका था। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर जो था जहेज़ वगैरह जा चुका था, वो सारी चीज़ों की वापसी के लिए बड़े फड्डे हुए, बहुत पंचायतें हुई। उन लोगों ने चीज़ें रोक ली, बोला कि जी हम जहेज़ नहीं दे रहे, आप लोगों ने जो है बदज़ुबानी की है हमसे। तो बड़े बदतमीज़ लोग थे वो, बाद में पता चला, बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े हुए। खैर लड़ाई में 1 डेढ़ हफ़्ता लगा, फड्डों-वड्डों के बाद फिर वो पुलिस स्टेशन तक बात गई। कुछ जो बड़े बुज़ुर्ग बैठते हैं गली में, सब ने फिर बातचीत की, जरगे-वरगे हुए, तो सारी चीज़ें जो थी जहेज़ वगैरह वापस मिल गया। अब हमारे घर में जगह भी नहीं थी जहेज़ एक्स्ट्रा सामान रखने की, तो वो किसी रिश्तेदार के घर किसी के यहाँ रखवाया हमने। तो सारी चीज़ें होने के बाद खैर वो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। सुकून में आ गए फैमिली वाले भी, हम भी सुकून में आ गए कि चलो, अगर वो नेगेटिव लोग थे तो जान छूट गई उनसे। लेकिन वो रिश्ता करते हुए जब अब बाबा के दोस्त वहाँ रहते थे उसके घर के करीब, तो बाबा को अकल में नहीं आया कि यार पहले अपने दोस्त से मशवरा करते, बंदा जो था ना दोस्त यार से जाके मोहल्ले पड़ोस में पूछता है, तो ये पहले नहीं किया रिश्ता तय करते हुए? दरअसल बात कुछ यूँ थी कि उस टाइम इतनी अकल भी नहीं आई, और फिर एक होता है ना कि आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, तो इस तरह का भी कुछ मामला था। आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मतलब उनकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही नज़र आ रही थी, बुराइयाँ नज़र नहीं आ रही थी। तो इसकी भी एक ख़ास वजह थी, वो मैं आपको बताऊँगी आगे चलकर। तो उसके बाद जब रिश्ता ख़त्म हो गया, तो घर का माहौल वो ही कंटिन्यूटी पे आ गया, मामूल जैसे पहले चलता था वैसे ही चलने लगा। तो 3-4 दिन गुज़रे इस बात को, तो मुझे रात को बड़ी बेचैनी थी।
भारीपन सा हो रहा था, दिल पे बोझ था, मैदे पे भारीपन, दिमाग एक होता है ना कि दिमाग पे ऐसा लगता है किसी ने पत्थर रख दिया हो। तो मेरी तो इतनी कोई हालत बोझल थी, तो मुझे तो नींद आ ही नहीं रही थी और ठंडे पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया हो, सांस रुक रुक के आ रही होती है, इस तरह का मामला हो रहा था। तो मैं लेटी हुई थी, तो मुझे एकदम कमरे में ना चहल पहल सी महसूस हुई। जैसे होता है ना कि आप अगर अकेले हैं या आपकी अम्मा साथ हैं तो वो सो रही हैं, तो फिर खामोशी होती है, तो खामोशी नहीं थी। ऐसा फील हुआ कि कमरे में कोई चल रहा है, किसी के कदमों की आहट है, कोई आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह में बातें गुनगुनाता है या मुंह में बड़बड़ाता है। इस तरह का फ़ील हुआ ना मेरा। तो मैंने उठ के जब कमरे में नज़र घुमाई तो कुछ भी नहीं था ऐसा। अम्मी आई मेरे साथ सोई, तो मुझे थोड़ा बेहतर फ़ील हुआ। मैं भी 2 बजे तक सो गई थी, अम्मी भी सो गई। तो 2:30 बजे या 3 बजे मुझे फिर से भारीपन महसूस हुआ और मेरी एकदम आँख खुल गई। सही। तो अम्मी सीधी तरफ सोई हुई थी, मैं उनके बराबर में साथ में सोई हुई थी। तो मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो अम्मी वहाँ नहीं थी। अच्छा। अम्मी वहाँ नहीं थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि लेफ़्ट साइड पर कोई बैठा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अम्मी बैठी हैं। मैं कहा शायद मेरी तबीयत ख़राब है, तो अम्मी उठ के मेरे पास बैठी हैं या देख रही हैं। तो जैसे ही मैंने पलट कर देखा लेफ़्ट तरफ, तो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे तकिए के पास एक ख़ातून बैठी थी और उनका फ़ेस इस कदर डरावना था कि मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी और वो मेरे मुँह से निकली ही नहीं चीख। किसी ने मतलब मेरी चीख नहीं सुनी। मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी और मैं बेड से गिर गई। अच्छा। मतलब मैं डर गई ना, खौफज़दा होकर मैंने उछल के, जैसे होता है ना किसी चीज़ से दूर जाने के लिए छलांग लगाते हैं, इस तरह से मैं जब उस खातून से दूर होने की कोशिश की तो मैं बेड से गिर गई और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सुबह काफ़ी देर हो गई, कमरा बंद था, तो घर वालों ने कहा रात को ज़रिश की तबीयत सही नहीं थी तो सो रही होगी। तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम होगा। तो अम्मी ने कहा इतना सोती तो नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं ज़मीन पे गिरी पड़ी थी, मुंह के बल गिरी थी। मैं उठाया, सब लोगों ने, मेरी बहन ने देखा तो वो रोने लग गई, चीखें मारने लगी कि आप ही को क्या हो गया, आप ही को क्या हो गया। तो जब मेरा फेस देखा तो इस तरफ से मेरा फेस जो था वो ज़ख्मी था, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा हो या कोई भारी चीज़ किसी को मार दी हो। तो वो नहीं होता कि आपको ज़ोर से कोई चीज़ लगती है और खून उभर आता है जगह से, इस तरह से था। तो अब घर वालों ने ये कहा कि शायद गिरने की वजह से ऐसा हो गया है। तो जब मुझे होश आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मार के रोने लग गई। तो मेरे बाबा ने पूछा कि ज़रिश क्या हो गया बेटा, आप रो क्यों रहे हो, आप गिर कैसे गए थे, क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें जब सारा वाक़या बताया तो घर वालों ने कहा कि इसकी तबीयत भी ख़राब नहीं थी और शायद ना दिमाग पे बहुत चीज़ें ले ली हैं, डरावना ख्वाब आया होगा तुम्हें। तो मैंने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई ख्वाब नहीं आया, ये हकीकत है। अगर मुझे ख्वाब आया तो मैं ज़मीन पे कैसे गिरी हुई थी। वो जो औरत नज़र आई थी वो कैसी थी? बहुत ही खौफनाक थी। इस तरह का फेस था जैसे किसी के फेस पे तेज़ाब डाल के जला दो और वो बिल्कुल जल जाती है स्किन, उसमें से खून टपक रहा होता है। और उसकी बहुत बड़ी आंखें थी, उभरी हुई और बिल्कुल लाल सुर्ख, और उसका जला हुआ फेस था और खून निकल रहा था उसके फेस से, जैसे मसामों में से खून बाहर आ रहा होता है ना, इस तरह का। और उसके खुले लंबे बाल थे और बिल्कुल उलझे हुए बाल थे, जैसे कभी जैसे ज़िंदगी में उसने कंघा ही ना किया हो, इस किस्म का फेस था। और बिल्कुल सफ़ेद कलर का उसने लिबास पहना हुआ था। तो इस तरह की खातून थी। तो घर वालों ने इस बात को लिया ही नहीं सीरियस। सब ने कहा कि जो है इसने डरावना ख्वाब देखा है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था कि घर वाले सीरियस लेते। और फिर आजकल के ज़माने में कोई इन बातों पे बिलीव भी नहीं करता। सबसे पहले किसी को बोलो तो अगले कहते हैं कि भाई या तो ख्वाब देख लिया या फिर ये नफ्सियाती है, इसको ख्वाब आते हैं या इस तरह की चीज़ें सोचती है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि इसको हेलुसिनेशन हो रही है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। कोई भी नहीं कहता कि हाँ इस पे कोई असर हो सकता है या किसी काले जादू का असर हो सकता है या कोई बला चुड़ैल जिन, मतलब इस तरह की आजकल के ज़माने में किसी के दिमाग में बातें आती नहीं हैं। सही। और ज़्यादातर लोग बिलीव भी नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरे घर वालों ने तो बिल्कुल ही नॉर्मल लेके इस बात को छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर 2 दिन तक तो मेरी तबीयत बोझल थी और खून की स्मेल आती थी, जैसे कच्चा खून पास पड़ा होता है या किसी को ज़ख़म लग जाता है तो वो खून गिर जाता है, अब साफ़ ना करो तो उसमें से बदबू आने लगती है, इस तरह की बदबू आती होती थी। और
खाना ला के सामने रखते थे तो मुझे खाने से भी खून की बदबू आती थी, तो कुछ खा नहीं पाती थी। एक निवाला ले लिया या 2 निवाले ले लिए, उसके बाद हटा देती थी। कुछ खाती पीती थी तो ऐसा लगता था कि खून की स्मेल है इसमें, तो वो उबकाइयाँ आती थी, ऐसा लगता था उल्टी आ जाएगी, ये खून है, मैं नहीं खा सकती। हर चीज़ से मतलब अगर चिकन बना हुआ था तो ऐसा लगता था ये खून आलूद गोश्त है। जैसे अच्छा। कच्चा गोश्त होता है ना, धुला हुआ नहीं होता, तो इस तरह का लगता था कि उसमें से ऐसा टेस्ट आता था। सही। तो चिकन, सब्जियां, दालें, हर एक चीज़ छूट गई थी, खाना पीना सही से नहीं खा रही थी। मेरी फैमिली तब भी नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं डिप्रेस हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ, वो उनको ये चीज़ फ़ील हो रही थी। तो घर वालों ने समझाने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की कि बाहर ले जाएं, माइंड फ्रेश होगा। कहा कि दोस्तों से मिलो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, शाम में पार्क ले जाती थी अम्मी। मतलब उनका ये माइंड था कि लोगों से बातचीत करेगी, घुले मिलेगी तो वापस सेट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। वो ये समझ रहे थे कि पहली दफ़ा मतलब ये सीन हुआ था, रिश्ता टूटा है, तो उस चीज़ को दिमाग पे ले लिया है ज़रिश ने। तो मुझे इस तरह फ़ील होता था कि अगर मैं इबादत करती थी, नमाज़ पढ़ने लगती थी, तो ऐसा लगता था कि वो ख़ातून पीछे खड़ी हैं और उनका काफ़ी लंबा चौड़ा कद था, और ऐसा फ़ील होता था कि अगर मैंने सजदा किया या मैं नमाज की नीयत में गई तो ये मेरे ऊपर गिर जाएगी। उसका वज़न जो था वो मेरे कंधों पे मुझे फ़ील होता था, बोझ था। तो फिर ऐसे होने लगा कि मैं सुन्नतें छोड़कर फ़र्ज़ अदा करने लग गई। खौफ आता था नमाज़ पढ़ने से, फिर नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता था। उसके बाद मैंने बिल्कुल ही नमाज़ छोड़ दी, तस्बीहात करना छोड़ दिया, अल्लाह का ज़िक्र करना छोड़ दिया, दिल ही नहीं करता था। और ऐसा लगता है मतलब वो डराती भी थी और जो है मारती भी थी मुझे, तो खौफ भी आता था कि अगर मैंने, क्या मकसद? अक्सर मुझे ज़ोर ज़ोर से चमाटे पड़ते थे और मेरी आंखें खुल जाती थी। थप्पड़ के निशान नहीं आते थे जो चमाट? नहीं, थप्पड़ के निशान आए थे, लेकिन उस वक्त नहीं आते थे, बाद में आना शुरू हुए थे। अच्छा। उस टाइम सिर्फ मुझे थप्पड़ पड़ते थे और मुझे तकलीफ़ होती थी थप्पड़ की, और किसी किस्म का कोई निशान नहीं आता था और किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं होती थी। तो किसी साइकेट्रिस्ट या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था इतना? डॉक्टर को दिखाया था। उसके बाद मेरी फैमिली ने कहा कि पता नहीं लड़के को पसंद करने लग गई थी, इस बात को इसने दिमाग पर ले लिया है, जबकि मुझे पसंद नहीं करने लग गई तो थी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर के पास जब हम लोग गए, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, सिटी स्कैन करवाया, दिमाग के कुछ टेस्ट हुए मेरे। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर थी, रिपोर्टें सारी क्लियर थी। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा वैसा कोई मसला तो नहीं है, अगर ये टेंशन ले रही है तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दी थी दिमाग के सुकून के लिए कि टेंशन ना लूँ मैं। टेंशन की वजह से शायद उनका ख्याल था कि डिप्रेस हो जाती हूँ, डिप्रेशन में आके मेरे को ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं, लेकिन टेस्ट सारे क्लियर थे। तो कुछ दवाएं उन्होंने लिख कर दी थी। वो मेडिसिन जब मैं खाती थी तो उससे मुझ पर गनूदगी तारी हो जाती थी, इतनी नींद आती थी। अगर मैं सोती नहीं थी तो मेरी आंखों से आंसू आने लगते थे, और अगर मैं सोने की कोशिश करती थी तो वो औरत जो थी वो फ़ौरन मेरे पास आ जाती थी और फिर वही हालत होती थी, मैं डर जाती थी और चीखें मारती थी। तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा हो गई कि आस पड़ोस में भी मेरी चीखों की आवाज़ें जाने लगी। सही। ये हालत हो गई थी। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उन्होंने मेरी अम्मा से कहा कि इसको किसी पीर फ़कीर को दिखाओ, कोई दम दरूद करवाओ। तो मेरी अम्मी को ये बात समझ में आई, अब्बू से डिस्कस किया, तो मेरे अब्बू एक आलिम के पास गए, आलिम को बताया कि मेरी बेटी के साथ ये मामलात हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको पानी दम करके देता हूँ, और कुछ आयतें वगैरह पढ़ने के लिए दी, कुछ लिख कर दी, कुछ वजीफ़े लिख कर दिए, कहा कि ये बच्ची पढ़े, और उसके अलावा नमाज की पाबंदी का कहा, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का कहा, और पानी दिया उन्होंने पढ़कर, और कहा कि ये जो पानी है इसमें ही आपने इस पानी को ख़त्म नहीं होने देना, इसमें और पानी ऐड करते जाएं और यही पानी पिए बच्ची, एक बड़ी बॉटल में भर के आप रख लें और उसी में से आप दें जब वो पानी मांगे। तो वो पानी पीने का भी मेरा दिल नहीं करता था, और वो जो वजीफ़े थे वो मुझे इस तरह से लगते थे कि अगर मैंने कुरान पाक को छुआ या मैंने इबादत की तो मेरे जिस्म में आग लग जाएगी। अच्छा। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि बंद कमरे में, खाली कमरे में मुझे चहलकदमी की आवाज़ आती थी, और वो जो औरत थी वो मुँह में कुछ पढ़ती थी, वो क्या पढ़ती थी वो वल्लाह आलम क्या पढ़ती थी, लेकिन मुझे बड़बड़ाने की आवाज़ें आती थी, और वो कुछ ऐसा पढ़ती थी जो कि समझ से बाहर था।
समझ में नहीं आता था वो क्या पढ़ रही हैं, लेकिन वो पढ़ने की आवाज़ें आती थी मुझे। और उस बंदी के हाथ में हंटर होता था, अगर मैं वो पड़ा हुआ पानी पीने की कोशिश करती थी या नमाज की तरफ जाने की कोशिश करती थी तो वो मुझ पे तशद्दुद करती थी, हंटर से मारती थी मुझे। और उस टाइम ऐसा हुआ कि जब वो मुझे मारती थी तो मेरे जिस्म पर निशान भी आते थे। तो एक दिन मैं सो रही थी और वो मेरे सरहाने बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी और पढ़ पढ़ के मुझ पे फूंके मार रही थी, मेरे बालों में हाथ मार रही थी, सहला रही थी मेरे बालों को। तो वो मेरी एकदम आँख खुल गई, जहाँ वो फूंक मारती थी वहाँ पे जलन शुरू हो जाती थी, जैसे आग लग जाए तो आपकी स्किन उस जगह से जलने लगती है ना, इस किस्म की जलन। और सिर्फ जलन नहीं, जैसे आग लग जाए तो उसका जो जलन होती है और वो जो निशान आता है वो निशान भी होता था। और जब वो मुझे हंटर से मारती थी तो जहाँ पे वो हंटर लगता था वहाँ से खून निकलने लगता था। अच्छा, ये आना शुरू हो गया था? ये आना शुरू हो गया था, निशानात भी आ रहे थे, ब्लड भी आ रहा था ज़ख्मों से, और वो जहाँ पर फूंकती थी वो जगह भी जली हुई नज़र आती थी। तो फिर वो अम्मा अब्बा को, मामू को, बहन भाइयों को, तो सबको ये चीज़ें नज़र आने लगी कि वाकई ही ज़रिश के साथ कोई मामला है जो कि सबकी समझ से बाहर है। तो मेरे बाबा जिस आलिम के पास गए थे उनके पास गए और कहा कि भाई बच्ची के साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं, जब वो आपका पड़ा हुआ पानी पीने की कोशिश करती है तो ज़्यादा चीखो पुकार करती है और उसके जिस्म से खून आने लगता है उसे। और फिर वो जो हंटर मारने की आवाज़ें थी ना, वो मेरी फैमिली को भी सुन रही थी। मतलब पहले वो जो चीज़ थी वो खातून थी, वो चुड़ैल थी या जिन्नज़ादी थी, वल्लाह आलम वो क्या चीज़ थी, वो सिर्फ पहले मुझे ही नज़र आती थी, वो फिर मेरी फैमिली को आवाज़ें आने लगी। नज़र तो वो उन्हें नहीं आती थी, लेकिन वो जब वो मुझ पे तशद्दुद करती थी तो वो उनको भी आवाज़ें आने लगी मार पीट की। सही। मतलब अगर वो कमरे में मुझे मार रही है तो वो सहन में आवाज़ सुनाई देती थी मार की। तो जब ये लोग आते थे तो मैं कमरे में अकेली होती थी और वो मुझे मार पड़ रही होती थी, जहाँ जहाँ जो चीज़ लग रही है वहाँ से वो ब्लड आ रहा है और निशान पड़ रहे हैं, थप्पड़ के निशान आते थे, हंटर के निशान आते थे। वो जब मुझ पे फूंक मारती थी तो वो जगह जल जाती थी, तो वो जले हुए के निशान आते थे। तो फिर मैं रोती थी, मैं बताती थी कि ये मेरे को इस जगह पर फूंक मार रही है तो ये जगह जल रही है मेरी। उसके बाद फिर उस आलिम ने कहा कि मुझे आपके घर आना पड़ेगा, आपके घर का मुझे पूरा जायज़ा लेना पड़ेगा। तो अब्बू ने कहा आप आ जाएं। जब मेरे अब्बू लेकर आए आलिम को, बाबा आलिम के साथ आ रहे थे और वो दरवाजे से ही कुछ पढ़ना शुरू हो गए थे, मुँह में कुछ पढ़ रहे थे, आयतें पढ़ रहे थे। और अब्बू उनसे अगर कोई बात करने की कोशिश करते थे तो वो हाथ से इशारे से रोक देते थे, जवाब मुंह से नहीं दे रहे थे क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे थे। नहीं, हम वहाँ नहीं खड़े हुए थे, हम कमरे के अंदर थे और खिड़की में से झांक रहे थे। खैर मेरी बहनें झांक रही थी, उन्होंने मुझे बताया। तो मेरी तो हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कोई चीज़ देखूं या एब्जॉर्ब करूं कि क्या हो रहा है माहौल में या कुछ। तो मेरी बहनें देख रही थी, उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो वो सहन में आए, पूरा उन्होंने सहन का जायज़ा लिया और कुछ मुंह में पढ़ते रहे। उसके बाद एक हमारी छोटी सी गैलरी है घर में जिसमें मेरी अम्मी ने पौधे लगाए हुए हैं। मेरी अम्मी को शौक़ है बहुत, तो मेरी अम्मी ने गुलाब के पौधे, चमेली के, तो इस तरह से पौधे काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, अलग अलग रंग बिरंगे फूल। मेरी अम्मी को काफ़ी शौक़ है। वो उन्होंने पूरी गैलरी का राउंड लिया एक, और फिर वो एक चमेली के फूलों वाला गमला था उसके पास बैठ गए और उन्होंने उसकी खुदाई की और उसमें से एक छोटी सी काले कलर की पोटली निकली। और उस पोटली को जब उन्होंने खोला तो उसमें लौंग थे बहुत सारे। इतनी सी पोटली थी, उसमें लौंग बंधे हुए थे, गिठान मार के वो उसमें दबाई हुई थी। तो वो उन्होंने खोली और उसके बाद मेरे अब्बा को दिखाई, अम्मा को दिखाई, और उसके बाद उसे वापस गिठान मार के उन्होंने, उनके पास एक बैग था चमड़े का सिलाई किया हुआ छोटा सा, वो उन्होंने अपने बैग के अंदर रख लिया। उसको बैग के अंदर रखने के बाद वो एक कमरे में गए हमारे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्ची का कमरा कौन सा है उसमें ले चलें। तो मेरे अब्बू ने कहा कि ये कमरा ज़रिश का है, आप इस तरफ आ जाएं। तो उनको मेरे कमरे में ले आए। तो वो मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद आए। मेरे कमरे में कोई आ रहा है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। और फिर मैंने उसी टाइम चलाना शुरू कर दिया, इनको यहाँ से ले जाएं, इनको यहाँ से भगाएं, और मुझे ये अच्छे नहीं लगे, ये हमारे घर क्यों आए, दफ़ा हो जाओ। बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी मैंने आलिम साहब के साथ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी वो मेरे कमरे में एक कदम भी रखें, लेकिन वो आए और उन्होंने पूरे कमरे का जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद वो अलमारी के पास गए, अलमारी खोली और वो मेरे कपड़े देखने लगे।
मैं उनके पास भाग कर गई और मैंने कहा छोड़ो मेरे कपड़े, आप क्यों देख रहे हैं, आपका क्या काम है। और मैं चीखें मारती रही, जो भी मेरे मुंह में आ रहा था वो मैं बड़बड़ाती जा रही थी। खैर उन्होंने मेरी किसी भी बात पे कान नहीं धरे, वो मुंह में कुछ पढ़ रहे थे और मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही थी उनकी पढ़ाई से। मुझे मेरे जिस्म में अकड़न महसूस हो रही थी, जैसे आपको कोई ज़ोर से पकड़ के खींचता है, कोई चीज़ टूटती है, ऐसे गोश्त टूटता हुआ फ़ील हो रहा था, इस तरह की फ़ीलिंग आ रही थी। तो मैं उन्हें ज़ोर से धक्का मार के भी कमरे से निकालने की कोशिश कर रही थी। मेरी बहनें, मेरे बाबा मुझे पकड़ रहे थे और वो मेरी बिल्कुल भी किसी हरकत पे भी वो जो है जवाबी कार्रवाई कोई नहीं कर रहे थे। अब वो खामोशी से अपना पढ़ते जा रहे थे और अपना काम करते जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे कपड़ों में से एक सूट निकाला, काफ़ी मेरा पुराना सूट, इतना मैंने पहना हुआ नहीं था, कोई 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पहना हुआ था, तो वो मतलब ऐसे रखा हुआ था लेकिन मेरा पहना हुआ था। तो वो सूट निकाला और उसके दामन की तरफ की एक सिलाई खोली तो उसमें तावीज़ थे छोटे छोटे लिखे हुए, 2 के 3। अच्छा। वो सिलाई में सिए हुए थे। तो वो उन्होंने निकाले और उन्होंने पूछा कि ये सूट कहाँ गया था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि कहीं भी नहीं गया था। हाँ, जब हमने ज़रिश का रिश्ता किया था वो रिश्ता टूट गया है, तो उनको हमने ये सूट दिया था। उन्होंने हमसे मांगा था ये सूट, वो बरी के कपड़े वगैरह सिलवाने के लिए, नाप के लिए। नाप के लिए। अच्छा। बरी के कपड़े वो सिलवाते तो नाप के लिए सूट दिया था। तो वो फिर गया सूट उनकी तरफ और फिर जब बरी आई थी साथ में वो सूट नहीं आया। फिर जब वो मेरे जहेज़ की चीज़ें वापस आई थी ना, तो उस टाइम वो सूट उन जहेज़ की चीज़ों में वापस आया। अच्छा। बरी में वापस नहीं दिया था और खैर किसी ने इतना सोचा भी नहीं, पुराना सूट था पहना हुआ, कि वो वापस आया या नहीं। शादी की तैयारियों में थे, तो जब जहेज़ की चीज़ें वापस आई तो उनमें वो सूट था। तो जो सामान था वो हमने किसी के घर में रखवाया था, उसके बाद किसी को दे दिया, किसी की बच्ची की शादी थी उनको दे दिया, हमने यूज़ भी नहीं किया। तो फिर वो सूट का क्या किया? तो वो सूट हमने अलमारी में रख लिया। उसके बाद फिर वो जो सूट था उसमें से वो तावीज़ निकाले, वो तावीज़ निकाल कर वो आलिम साहब ने उन पे पढ़ाई की और फिर उन्हें जलाया। अच्छा। उसके साथ वो सूट भी जला दिया। अच्छा। सूट भी जला दिया, सही। सूट भी जला दिया। उसके बाद वो जो लौंग थे वो आलिम साहब अपने पास ले गए। फिर उन्होंने मुझ पे प्रॉपर दम किया, बैठकर 1 घंटा 1.5 घंटे तक उन्होंने पढ़ाई की, मुझ पर दम किया, पानी पढ़ कर दिया, मुझे आयतें पढ़ने के लिए बताई। फिर उसके बाद मुझे वो जो खून की महक आती थी वो भी आना बंद होगी। मेरे घर वालों को मुझसे बदबू आती थी, वो भी आना बंद होगी। फिर मैं नमाज़ भी पढ़ने लग गई और नॉर्मल हो गया सब? मतलब एकदम तो नॉर्मल नहीं हो गया, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुआ। जैसे अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। पहले तो मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं पढ़ी नहीं रही थी। बाद की बात बता रही हैं आप? आमिल मुझ पे पढ़ाई करके पानी दम करके चले गए। उसके बाद फिर ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं वो पानी पीती थी। पहले जो दम किया हुआ पानी हमारे घर में आया था वो मैं पीती ही नहीं थी बिल्कुल। फिर जो दोबारा उन्होंने वो घर पे आने के बाद, वो तावीज़ात जलने के बाद, सूट जलने के बाद, लौंग निकलने के बाद, तो ज़िंदगी में एकदम सुकून आ गया। एकदम होता है ना, कुछ भारी चीज़ होती है वो उठा लेता है इंसान, वो वज़न ख़त्म हो जाता है, एकदम ज़िंदगी आराम में हो गई, नॉर्मल हो गई लाइफ। तो फिर मेरी नमाज़ें और कुरान पाक की तिलावत और सारी चीज़ें वो जो कंटिन्यूटी की थी वो वापस मैं करने लग गई। अच्छा, और ज़िंदगी में सुकून आ गया। मतलब मुझे लग रहा है चले वो सब सुकून आ गया चीज़ें। वो जो आपके कपड़े थे वो गए थे उनके घर में नाप के लिए, तो मुझे समझ में आ रहा है उसमें उन्होंने कुछ कर दिया होगा। लेकिन वो आपके घर में से जो लौंगे निकली हैं दरख्त में से, वो ज़रा गमला थोड़ी गया होगा उनके घर में जो उन्होंने कुछ कर दिया। जी जी बिल्कुल, यही चीज़ मेरे वालिद को भी समझ में नहीं आ रही थी और हमें भी समझ में नहीं आ रही थी कि चलो वो जो सूट था वो तो उनके घर में गया, वो उन्होंने उसके साथ कुछ भी किया, उनके हाथ में एक चीज़ थी, वो उसके साथ कुछ भी करेंगे। लेकिन हमारे अपने घर में जो वो लौंग दमे हुए थे वो तो वही बंदा कर सकता है ना जो यहाँ रहता है। तो जब आलिम चले गए तो फिर मेरे अब्बू ने अम्मी को बिठाया और अम्मी से डिस्कस किया कि ये लौंग किसने दबाए हैं। तो फिर अम्मी ने कहा, एक होता है ना एकदम एक चीज़ याद आती है, तो मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे ख़्याल आया कि जब वो लोग आकर बैठे हमारे घर में, रिश्ते की बात हो रही थी, उसके बाद फिर चाय वाय जब सर्व की तो वो चाय पीते हुए लड़के की जो वालिदा थी तो उन्होंने कहा कि आपके घर से चमेली की खुशबू आ रही है, क्या आपके घर में पौधे लगे हुए हैं? तो मेरी अम्मी ने कहा जी बिल्कुल, गैलरी में मैंने गुलाब की और चमेली के कुछ पौधे लगाए हुए हैं, मुझे शौक़ है। तो उन्होंने कहा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है चमेली, तो मैं जाकर देख लूँ। तो अम्मी ने कहा क्यों नहीं। तो वो खातून गई, चाय पीते पीते कप उनके हाथ में ही था, तो वो चली गई और वो चमेली के पौधे के पास बैठी, गुलाब के पौधे को देखा, 2-4 उन्होंने गुलाब के फूल तोड़े, कुछ चमेली के फूल तोड़े, फिर वो ले आई और उन्हें वो अपने साथ ही ले गई थी। तो
अम्मी को ये मतलब शक था कि शायद ये पोटली उसी वक्त दबाई गई है, लेकिन दर हकीकत बात भी ऐसे ही थी। हमने तो मेरी कोई बहन या भाई या अम्मी अब वो खुद तो नहीं दबा सकते ना, तो ये उसी टाइम ये कार्रवाई की गई थी। और इसी वजह से जो थी, मेरे वालिद ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी को उस रिश्ते में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही थी। दरअसल वो जो लॉन्ग थे, जहाँ तक हमारा दिमाग जाता है, वो इसलिए थे कि रिश्ता हो जाए, किसी को कोई रिश्ते में जो है ख़राबी नज़र ना आए, कोई इन्वेस्टिगेशन ना करे। जबकि मेरे मामू दिल से मुतमईन नहीं थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन फिर हालांकि हमारे घर में अगर मेरे मामू किसी बात को मना कर देते हैं तो वो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, ज़रिश का रिश्ता यहीं करते हैं। दरअसल वो रज़ामंदी के लिए थे कि ये लोग रज़ामंद हो जाएं, कोई भी बुराई इनको नज़र ना आए, लेकिन जो अल्लाह किसी के साथ भी गलत नहीं होने देता, तो वो बेहतर हो गया। उनकी कार्रवाइयों के बावजूद रिश्ता टूट गया। हाँ, अल्लाह कहीं ना कहीं से वसीला बना देता है। वो आपके वालिद के दोस्त एक वसीला बन गए जी। ये ज़रिश बहुत बड़ी बात है। वैसे ये एक चीज़ है कि पहने हुए कपड़े जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, पहने हुए कपड़े नहीं देने चाहिए। पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। ये पढ़ाई हो सकती है, काला जादू हो सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। बाल, कंगे में लगे हुए बाल, ये चीज़ें, इन चीज़ों की बड़ी हिफाजत करनी चाहिए। बाल और लड़कियां करके कंगा बाहर फेंक देती हैं जी बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ऐसी किसी बातों पे कान ही नहीं धरते और सुनते हैं कि कपड़ों पर जादू हो जाता है, बालों पर जादू हो जाता है, लेकिन हम वही बेध्यानी कर रहे होते हैं, बाल कंगा किए, डस्टबिन में बाल फेंक दिए, और जो है कपड़े आपने पहन लिए, उसके बाद किसी को दे दिए पहनने के लिए कि किसी के यूज़ में आ जाएंगे। तो अब एक तो मैं कहना चाहूँगी कि इस वाक़ये से मुझे इतनी बड़ी नसीहत हुई है कि अपना पहना हुआ कपड़ा कभी भी किसी को ना दें। आप जला दें, लेकिन किसी ऐसे बंदे को ना दें जो आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या कर जाए। और फिर हम लोग जब रिश्ता कर रहे होते हैं तो सबसे पहले लोग देख रहे होते हैं कि ये वेल सेटल्ड है कि नहीं, खाते पीते घराने से हैं, किस तरह का घर बार है। तो सबसे एक तो हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो वही देख रहे होते हैं जो हम दिखा रहे होते हैं। अगर हम किसी के घर में जाएंगे तो जिस तरह का बिहेवियर करेंगे वो आपके दिल में कोई नहीं देखता, लेकिन जो आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, जो रोज़ की ज़िंदगी आपके साथ गुजार रहे होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से बाहर किसी और जगह पर अपनी बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। खुफिया तौर पे आप उनके आस पड़ोस वालों से बात करें कि वो लोग कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। अब अपने मुंह से तो हर कोई यही बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अपनी तारीफ़ ही करेगा, ये अपनी नेगेटिविटी नहीं बताएगा कि मुझ में ये नेगेटिव पॉइंट हैं। वो उनके साथ जो मामलाते ज़िंदगी हो रही है, वो उनके साथ जो दूसरे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको पता होगा। तो आप ज़रूर पहले इन्वेस्टिगेट करें, फिर उसके बाद जो है अपनी बच्ची के लिए कोई फ़ैसला करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही है, शायद इससे कुछ लोगों को नसीहत मिले, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। से भी नसीहत मिले। घर में तो लड़के हों, कोई भी हो, बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन के लिए हीरा ही होते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उनके असल कैरेक्टर उनके बाहर के मामलात में पता चलता है, जो बाहर वाले ही बेहतर बता सकते हैं। घर वाले तो बच्चा कातिल भी होगा ना, वो मेरा बच्चा है, मेरा प्यार है, माँ कभी नहीं मानेगी उसका बच्चा कातिल है, ऐसा ही है, ठीक है ना? तो ये मामलात, रिश्तों वाले मामलात में ना बड़ी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बाद में रोने से बेहतर है कि पहले थोड़ा सी मेहनत कर ली जाए। बिल्कुल। चलें, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने वाक़या मेरे साथ शेयर किया या हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, उसके लिए एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं जो है और बच्चियों की ज़िंदगी को बचा सकूं, उनको बता सकूं। आपने हिम्मत की ना, आपने आके, लोग बताते ही नहीं हैं, लोग कहते ही नहीं हैं कि हमारे साथ ये, और वो आने से डरते हैं कि अगर हमारे साथ कोई वाक़या हो गया तो हम किसी को, आप लोगों को बताएं ताकि अगले बंदों को भी पता चले, ताकि आपके वाक़यात से किसी और की ज़िंदगी बच सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस अल्लाह हम पे, आप पे, आपके घर वालों पे और हमारे और जितने भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सब पे अल्लाह अपनी रहमत करे, फजल फरमाए और इन्हें इन मामलात से दूर रखे। तो एक बार फिर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी और आपसे इंशाअल्लाह फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।